आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा, आज थोड़े से टेक्निकल ग्लिच के कारण ये सब थोड़ा डिले हो गया। और मैं इसके लिए बहुत, सच में ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत लेट हो गए। हम जल्दी से शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं, वैसे आज मुझे लगता है कि सभी लोग डीएचएमए के मेंबर्स हैं यहाँ पर। तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि 1932 से अभी तक हम लोग ये मानते आए थे, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट के हिसाब से 1928 में दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने बनाया था। डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर ने ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और दिल्ली में बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज को ऑर्गेनाइज किया। और बहुत अच्छे से उन्होंने होम्योपैथी को एक के सिस्टम को यहाँ तक बनाया। और हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन पूरी अच्छी तरह से कार्यरत है, होम्योपैथी को आगे बढ़ा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के साथ ऐसे ही अपना सहयोग देते रहें और उसके साथ जुड़े। आज हम लोग जो बात करेंगे वो पोस्ट कोविड डिप्रेशन पे बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर श्वेता सिंह, वो इनिशियली सबका एक वेलकम कर दें छोटा सा। डॉक्टर श्वेता सिंह। Thank you, sir. And I welcome all the keen learners present here today on behalf of the whole team, executive team of Delhi Homeopathic Medical Association. I welcome all the dignitaries, executive members, our seniors, senior our Chief Advisor, Dr. Weising, sir, and all the executive members. I welcome our Honorable Speaker, our own Dr. Deepak, the pillar of DHMA, General Secretary of DHMA, who will enlighten us on post-COVID depression with homeopathic medicine. So post-COVID depression is very common nowadays because of numerous prevailing factors like loss of dear ones during COVID, financial crisis, health crisis, new lifestyle disorders, and so on. So it is a it is a need of the art to learn the techniques and the ways to cope up with post-COVID depression. So we will enrich ourselves today from Dr. Deepak. So, sir, I welcome you today for the session and looking forward to this wonderful session from you. थैंक यू डॉक्टर श्वेता। तो आज बात करेंगे पोस्ट कोविड डिप्रेशन और होम्योपैथिक मेडिसिन को लेकर के। जो डिप्रेशन वर्ड है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कल मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, मतलब 10 अक्टूबर को हमेशा एक मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इस पे आज जिन स्पीकर को बोलना था, उनके घर में किसी प्रकार की इमरजेंसी आ गई है, जिस वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है, वरना हम लोग मेंटल हेल्थ डे पर पूरा एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो आज हम बात करते हैं कि जब मेंटल हेल्थ डे पर कल हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे और इसमें हम सब लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बताएंगे। तो अभी क्योंकि पिछले 2 या 3 सालों के अंदर जो हम लोग कोविड के दौर से गुजरे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं जिन्होंने एक डिप्रेशन को या मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। तो आज पोस्ट कोविड डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये एक टाइप का ओपन सेशन हो। आपकी जो भी अपने इसमें एक्सपीरियंसेस हैं, या जो भी आपको लगे कि मेरी प्रेजेंटेशन में कहीं कुछ ऐड हो सकता है या उसमें से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो प्लीज एक ओपन सेशन की तरह इसको लेंगे। सब लोग अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे, तभी हम लोगों का ये सब वेबिनार और सीएमईज करने का जो उद्देश्य है वो कामयाब होगा। तो शुरुआत करते हैं पोस्ट कोविड डिप्रेशन से। मैं आज सुबह ही एक के लिए रिपोर्ट देख रहा था। तो उस कोविड की रिपोर्ट के अनुसार आज भी लगभग 62 करोड़ से ज्यादा लोग कंफर्म केसेस हैं आज की डेट। आज उसमें आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि 9 अक्टूबर सुबह 8:25 की ये रिपोर्ट है। और लाखों में डेथ्स, पूरे वर्ल्ड का ये डाटा है। उसमें यूनाइटेड स्टेट सबसे नंबर 1 पे रहा, इंडिया सेकंड नंबर पे, आज सब लोग देख सकते हो। हालांकि जो इंडिया की रिकवर रेट है वो भी सबसे ज्यादा है। तो इतना सब कुछ हुआ पिछले 2 साल के अंदर, मतलब अनएक्सपेक्टेड। बहुत सारे लोगों को लॉकडाउन नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को क्वारंटीन नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को वायरस के बारे में नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को डिजीज के बारे में नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता था। तो ऐसे जितने भी ऐसे ऐसे वर्ड आते चले गए जो बहुत नए थे। किसी को ये नहीं पता था कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग जो गाइडलाइंस आएंगी, एक
घर के अंदर बैठ जाएंगे। हालांकि उससे पहले कभी 50 साल पहले या 100 साल पहले कभी ऐसा रहता होगा कि एक आइसोलेटेड उसमें एपिडेमिक आते रहते थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बिल्कुल अंदर बंद हो जाओ। ये एक ऐसा किस्सा था 2020 में, जब सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये शायद कुछ ऐसा है, शायद धरती खत्म हो जाएगी। इसमें बहुत सारे लोगों के मैं उस समय पोस्ट देख रहा था कि भाई इतने तारीख को धरती खत्म हो जाएगी, इतने तारीख को सब लोग मर जाएंगे, इतने तारीख को इतनी डेथ्स हो जाएंगी। बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी बातें करते थे। बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि इतनी तारीख तक ये कोविड खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए कोविड जो है वो नेगेटिव लेकर के आया, बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव भी लेकर के आया। सबके लिए अलग अलग हो रहा। लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात आई, तो ये हर एक बंदा, वो चाहे वो कोविड को पॉजिटिव ले चाहे कोविड को नेगेटिव ले, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से मेंटल हेल्थ पर जरूर असर पड़ा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से पड़ा हो। तो ये आज का एक लेटेस्ट आता है जो अभी कोविड 19 वायरस से इन्फेक्टेड लोगों के बारे में बताता है। सबसे जो ज्यादा मेजर सिम्टम था, जो मतलब मैंने जितना भी कोविड में काम किया है, हमारी टीम ने जितने भी कोविड में काम किया, उसका जो सबसे मेजर सिम्टम निकल के आया वो था फियर, या उसका पैनिक हो जाना। ये एक सबसे मेजर सिम्टम था। मतलब मुझे लगता है कि मेरी स्टडीज के हिसाब से, मेरे और भी कुछ कोलीग्स हैं जिन्होंने ऐसी स्टडी करी है, कि मैक्सिमम नंबर जो डेथ हुई, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलनेस आई, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सीवियरिटी आई, उसमें सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं फियर का एक रोल था। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट्स को भी ब्लेम करते हैं कि गवर्नमेंट ने एकदम से उसको पैनिक फैलाया और पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं किया। तो मैं उन सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था, कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ प्लान करके नहीं बैठे थी कि ऐसा सब कुछ करना है। गवर्नमेंट के भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको क्वारंटीन के बारे में नहीं पता था, जिनको लॉकडाउन के बारे में नहीं पता था, जिनको कुछ गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता था। लेकिन फिर भी एक जो सबसे मेजर सिम्टम आया वो था फियर, और उसके बाद पैनिक। जब हम कभी साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो जो फियर एक सिम्टम है ना, हमेशा जो फीवर है वो भी हमेशा एक फियर का एक ऑल्टरनेट सिम्टम है। जब भी आप कभी देखोगे कि जो फियर है, हाई ग्रेड फीवर पहुंचते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कहीं किसी ना टाइप का फियर पीछे बैकग्राउंड में जरूर मिलेगा। कुछ चीजों को छोड़ करके अगर हम ऐसे अनएक्सप्लेन फीवर आते हैं, तो उनमें हम लोग फियर का एक सिम्टम जो है वो जरूर मार्क करते हैं। और जो कोविड 19 था, उस फीवर जो है वो उसका बहुत मेन सिम्टम था। पोस्ट कोविड के सिम्टम्स क्या थे? अभी क्योंकि कोविड के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स कोविड होने के बावजूद भी रहे लोगों में, तो जनरल सिम्टम्स थे टायर्डनेस और फेटिगनेस दैट इंटरफेयर्स विद डेली लाइफ। मैंने यहाँ पे जितने भी सिम्टम आपको ब्लैक मार्क्स में दिख रहे होंगे वो नॉर्मल सिम्टम्स हैं। जो रेड मार्क्स हैं उनको मैंने अपनी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा देखा है। मतलब जब भी मेरे पास कोई केस आया, तो इन सिम्टम्स को लेकर के कुछ ज्यादा हमारे पास केसेस आए। बाकी सिम्टम भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा सिम्टम जो लेकर के आए वो रेड लाइन में है। सिम्टम दैट वर्स आफ्टर फिजिकल और मेंटल एफर्ट, आल्सो नोन एज पोस्ट एक्सर्शनल मेलेज। मतलब जरा सा काम किया थक गए, जरा सा कुछ सोचा थक गए, जरा सा कुछ हमने एक्सर्शन किया, हम थक गए, हमें नींद आने लगी। फीवर अभी भी, मतलब शायद 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन जिनको भी कोविड हुआ था वो अभी भी कहीं ना कहीं फीवर से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। किसी को बहुत जल्दी जल्दी फीवर आ रहे हैं, किसी को कांस्टेंट फीवर रह रहे हैं, किसी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन आ गया है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के जो फीवर्स हैं वो अब बहुत कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। रेस्पिरेटरी एंड हार्ट सिम्टम तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ गई हैं हार्ट अटैक की वजह से, और रेस्पिरेटरी रेट के ब्लॉक होने की वजह से वो भी बहुत ज्यादा हुई है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी बहुत कॉमन सिम्टम है पोस्ट कोविड का। कफ है। चेस्ट पेन, ये एक ऐसा सिम्टम है जो मुझे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मिल रहा है। अनएक्सप्लेन चेस्ट पेन है, ईसीजी लोगों के नॉर्मल आ रहे हैं, इको नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी चेस्ट पेन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चेस्ट पेन है, बिल्कुल हार्ट पेन की मिमिक्री कर रहे हैं, हार्ट अटैक की मिमिक्री कर रहे हैं, लेकिन कोई पैथोलॉजी में कहीं कुछ नहीं आ रहा है। कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई चेस्ट में कोई पैथोलॉजी नहीं मिली है, लेकिन चेस्ट पेन लेकर के आ रहे हैं लोग। फास्ट ब्रीदिंग और पाउंडिंग हार्ट, आल्सो नोन एज हार्ट पाल्पिटेशन, इसके भी हमारे पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। पोस्ट कोविड एंजाइटी का हो, पोस्ट कोविड डिप्रेशन का हो, या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का हो, हार्ट पाल्पिटेशंस, अब लोग बहुत जल्दी घबराने लगे हैं। खासकर जिनको कोविड हुआ है या जिन्होंने भी कोविड की ऐसी चीजों को देखा है जो बहुत भयानक थी, जो बहुत डरावनी थी, उनकी जो हार्ट की पाल्पिटेशंस का सिम्टम है वो आज भी बहुत कॉमनली मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो मिल रहे हैं, जिसमें डिफिकल्ट थिंकिंग और कंसंट्रेटिंग, लोगों के जो दिमाग की सोचने की क्षमता है वो भी थोड़ा कम हो गई है। बहुत जल्दी से कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं, एक अजीब सा दिमाग हो गया है। ये खासकर उन लोगों के सिम्टम बता रहा हूँ जिनको कोविड हुआ था और बहुत सीवियर फेज में हुआ था।
और उनके जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं वो जो मिल रहे हैं, हेडेक है, कॉमन है। स्लीप प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी लोगों को ही, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोविड में काम नहीं कर पाए, रात को टेंशन में रहे, उस समय नींद नहीं आई, बहुत सारे लोगों की नींद डिस्टर्ब हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत एक्सेस में काम किया, उनकी भी नींद डिस्टर्ब हुई। तो स्लीप प्रॉब्लम्स भी एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। डिजीनेस व्हेन यू स्टैंड अप, पेन्स एंड निडल लेस फीलिंग, डिप्रेशन और एंजाइटी। तो ये जो रेड लाइन वाले सिम्टम है, ये सबसे ज्यादा सिम्टम जो अभी मुझे प्रैक्टिस में मिल रहे हैं। ये सारा जो डाटा है ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट से ही है। सोर्स के लिए मैंने एक नीचे लिंक लिया हुआ है, तो उस लिंक से ही सारे सोर्सेज हैं। ना, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से कोविड 19 पेंडेमिक ने लगभग 25% से ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन को इंक्रीज किया है। ये डाटा सिर्फ डब्ल्यूएचओ की तरफ से है, लेकिन मैं इसके अलावा भी कुछ और स्टडीज के बारे में पढ़ रहा था जिसमें इसका इंसिडेंस 57% से ज्यादा है। हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ ने किसी एक पर्टिकुलर मास को लेकर के किया हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डाटा है जो पब्लिश डाटा है। उसमें कई सारे डाटाज में 57% से ज्यादा जो है लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम आए हैं आफ्टर कोविड। नाउ, सबसे ज्यादा हर्ट कौन हुए इसमें? यंग पीपल एंड वीमेन सबसे ज्यादा हर्ट हुए हैं, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है। ये वाकई में चौंकाने वाली है कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं और जो विमेन हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, चाहे वो फैमिली इश्यूज हों, चाहे फाइनेंशियल इश्यूज हों, क्योंकि एक फीमेल ही है जो घर को भी मैनेज करती है, उसको बाकी सब चीजें भी देखनी होती हैं। एक ही घर में बहुत सारे लोग बंद भी रहे तो उसकी वजह से भी एंजाइटी डिप्रेशन में आए, लेकिन डब्ल्यूएचओ की ये प्योरली रिपोर्ट है कि यंग पीपल और वुमेन जो है सबसे ज्यादा वर्स्ट हुए हैं। नाउ, पोस्ट कोविड डिप्रेशन के जो फैक्टर्स रहे, आखिर ऐसा क्यों हुआ? उसके सीवियर एक्यूट सिम्टम्स, जैसे मैंने अभी बता रहा था, प्रीवियस साइकेट्रिक डिसऑर्डर किसी को रहा तो उसका और ज्यादा एग्रेवेशन हो गया। प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूडिंग आईसीयू, ये एक सबसे मेन फैक्टर रहा कि एकदम से हॉस्पिटल का ना मिलना। अगर हॉस्पिटल में चले भी गए तो वहां पे हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट्स को की जो हालत थी वो देख करके आईसीयू में डर जाना, ये अपने आप में एक पोस्ट कोविड डिप्रेशन के फैक्टर्स में इंक्लूड है। लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, ये तो सभी लोगों के साथ हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा परिवार रहा हो शायद इंडिया में जिसके फैमिली से या किसी फ्रेंड की कोई कोविड में ना किसी ने ना खोया हो। रेजिडुअल सिम्टम्स एसोसिएट मेंटल कंडीशन, सोशल आइसोलेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे जिसने पोस्ट कोविड डिप्रेशन को एक दिशा दिखाई और सब लोगों को उस तरफ खींचते ले गया। इसमें बचने वाले बहुत ही कम लोग हैं। मैं आज भी अगर हम अपने भी बात करें तो हमारे भी ऐसे बहुत सारे साथी लोग हैं जो इन इसमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से इन्हीं फैक्टर्स के साथ, एंजाइटी या डिप्रेशन के साथ जूझ रहे हैं। मैं एक केस प्रेजेंट करता हूँ आप लोगों को, पोस्ट कोविड डिप्रेशन और हेयर फॉल का। बेसिकली ये फीमेल हमारे पास हेयर फॉल को लेकर के आई, लेकिन इसके साथ साथ इसको एक डिप्रेशन और एंजाइटी के सिम्टम भी थे, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये 42 ईयर की फीमेल थी और ये एक एक्सेसिव हेयर फॉल को लेकर के आई मेरे पास सितंबर 2021 में। इसकी जो सबसे मेन कंप्लेंट थी वो ये थी कि इसको कोविड हुआ था लगभग मार्च के आसपास, और उसको तकरीबन विद इन ए मंथ ही इसको वैक्सीनेशन लग गया। और वैक्सीनेशन जब लगा, क्योंकि उस समय वैक्सीनेशन को लेकर के एक बहुत अलग अलग क्राइटेरिया थे और बहुत सारी जगह पे वैक्सीन कम भी मिल रही थी, तो क्राइटेरिया ये था कि जिसको कोविड हुआ है उसको 3 महीने तक वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हस्बैंड बाकी घर वाले सब फोर्स करने लगे कि बड़ी मुश्किल से वैक्सीन का स्लॉट बुक हुआ है, आप लगवा लो, तो इन्होंने विद इन ए मंथ ही इनको वैक्सीन लगी पहली डोज। और उसके तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते बाद ही उनको एक प्रॉब्लम आने लगी जिसमें इसको हेयर फॉल आया। और एक बार ये अपने ड्रेसिंग टेबल पर जब वो कॉम्ब कर रही थी तो उसी समय इनके जो बहुत सारे बाल हैं वो एकदम से ड्रेसिंग टेबल पे आकर के डले, जिससे इन्होंने इनको एक और फियर और एक और एंजाइटी दे दी कि आखिर ऐसा क्या हुआ। कोविड की एंजाइटी तो थी, लेकिन उसके अलावा ये जो एंजाइटी थे ये एक और इनको सिम्टम आ गया जिससे ये बहुत ज्यादा घबरा गई। इनको जो वीकनेस थी जो अनएक्सप्लेन्ड थी, कोविड में वीकनेस एक सबसे प्राइम सिम्टम रहा, लेकिन जो पोस्ट कोविड है ये वीकनेस भी सबसे प्राइम सिम्टम था। जब ये मेरे पास आई तब भी इनको जो वीकनेस थी वो लगभग 3+ में थी, इनको खड़े होने में दिक्कत होती थी, इनको थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत होती थी। इवन कभी कभी तो बैठे बैठे भी इनको सांस फूलने लगती थी और ऐसा लगता था कि जैसे हाथ और पैर जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वॉक करने में भी डिफिकल्ट थी। इनको वर्टाइगो था, खासकर जब सडन चेंज ऑफ पोजीशन पे जो दोनों लिम्स थे उसमें थोड़ा पेन था।
ना कोविड हुआ क्या में हुआ क्या। नंबर एक तो ये ग्रेट फियर में थी, उस समय बहुत पैनिक में थी कि परिवार का क्या होगा, अगर मेरे को कोविड हो गया है तो बाकी सब लोग कैसे बचेंगे। हालांकि जो इनको कोविड के सिम्टम आए वो बहुत कम थे, बाकी लोगों से जल्दी ठीक हो गई पूरे परिवार में। लेकिन इनको टेंशन बहुत ज्यादा हो गई, और उस समय सिर्फ इनको ही नहीं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को ऐसी टेंशन से रही होंगी, लेकिन इनकी टेंशन कुछ अलग थी। उसके साथ साथ इनके जो मेन सिम्टम थे उसमें से गोल्ड माइल्ड फीवर था, और लॉस ऑफ टेस्ट के साथ इनकी जो कोविड का दौर था वो गुजर गया। घर में ही रही और घर में रह करके ठीक हो गई। उस समय उनको वीकनेस बहुत ज्यादा थी। शी बिकम सो वीक इवन फॉल्स ऑन फ्लोर 2 टाइम्स ड्यूरिंग द कोविड टाइम। इनको वीकनेस सबसे ज्यादा, जो इनका मेन सिम्टम था वो वीकनेस ही रहा। पेन इन लेग्स, एग्रीवेट ऑन वॉकिंग, और कोई हिस्ट्री इनकी डायबिटीज की प्रीवियस हिस्ट्री नहीं थी। एक इन्होंने जो सबसे गलत काम किया वो मुझे लगता है, इन्होंने मल्टीपल मेडिकेशन यूज करी। कोविड का एक ऐसा टाइम था, मैं सिर्फ इन्हीं को दोष नहीं देता, जितने भी लोगों को कोविड हुआ उन्होंने जो भी मेडिकेशन मिला, चाहे वो व्हाट्सएप पे आया, चाहे वो कहीं और उनको मिला, उनको लगा कि यूट्यूब पे कोई किसी टाइप का ट्रीटमेंट बता रहा है, तो जितने भी ऐसे कोविड के पैनिक लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा जो अपने आप को ठीक हो नहीं होने दिया अपने आप को जल्दी से, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल रहा वो मल्टीपल मेडिकेशन का रहा। इसका शिकार बहुत लोग हुए। मतलब मैं जब कोविड में काम कर रहे थे हम लोग, तो मैं कोविड के पेशेंट को एक खास कर समझाता था। मैंने कहा सर एक ही ट्रीटमेंट पर रहा करो। आपको अगर एलोपैथी अच्छा लगता है आप एलोपैथी करो, आपको होम्योपैथी अच्छी लगती है होम्योपैथी करो, आपको आयुर्वेद अच्छा लगता है आप आयुर्वेद करो। किसी भी ट्रीटमेंट का मिक्सचर मत करो। जब भी कभी ट्रीटमेंट का जो कोविड के दौरान मिक्सचर हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो केसेस खराब हुए, उसके बाद लोगों को लीवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, ये भी कई महीनों तक काफी रही। तो ये इन्होंने ही नहीं, बाकी सब लोगों ने भी ऐसा जरूर किया होगा। और वो एक ऐसा स्टेज था, वो हो सकता है कि सब लोग बचना तो चाहते ही थे, तो जिसको जो मिला वो करता चला गया। हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि विद इन ए मंथ ही इनको कोविड वैक्सीनेशन हो गया था। और आफ्टर वैक्सीनेशन इनको लगभग 2 दिन तक 102 डिग्री तक फीवर रहा, जो नॉर्मली घर में ही ठीक हो गया। फैमिली हिस्ट्री कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी। ट्रीटमेंट हिस्ट्री, बिफोर विजिटिंग आर क्लिनिक टुक हेयर ट्रीटमेंट फॉर 4 मंथ्स, ऑलरेडी ले चुकी थी, लेकिन कोई इनकी बातों को नहीं सुन रहा था। सब लोग इनके बालों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन इनकी बात तो जो इनकी हिस्ट्री है वो कोई नहीं ले पा रहा था कि इनके साथ हुआ गया। हमने गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री ली, वो भी लगभग लगभग सब ठीक थी, कोई इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हमें नहीं मिला। फिजिकल जर्नल्स में एपेटाइट डिक्रीज थी, नो डिजायर टू ईट, थर्स्ट इंक्रीज थी, डिजायर कोल्ड वाटर, अवर्जन नॉट सिग्निफिकेंट, कोई ऐसी सिग्निफिकेंट हमें एवर्जेंस नहीं मिली। यूरिन में बर्निंग समटाइम्स येलोइश, कोई खास सिम्टम नहीं था। स्टूल हार्ड था, डिफिकल्ट इन पासिंग, समटाइम बर्निंग एंड पेनफुल। थर्मल रिएक्शन, शी वाज चिली, perspiration at night, sleep disturb, unable to sleep, नेगेटिव थॉट्स, इनको नेगेटिव थॉट्स कोविड के टाइम से बहुत ज्यादा थे, उससे पहले बहुत अच्छी लेडी थी और सभी चीजें नॉर्मल चल रही थी, लेकिन कोविड के टाइम के बाद से ये सब चीजें प्रॉब्लम इनको ज्यादा आई। नेगेटिव थॉट्स, जैसे मैंने बताया कि इनके मेंटल जर्नल्स की एक खास वो थी, एंजाइटी, वरीड अबाउट हर हेल्थ, वरीड अबाउट हर हेयर्स, अबाउट शी शो बंच ऑफ हेयर ऑन हर ड्रेसिंग व्हाइल कॉम्बिंग, बहुत उदास रहना, हर समय नो डिजायर टू टॉक टू एनीवन, नो डिजायर टू डू एनी वर्क, रेस्टलेस एट नाइट, अनएबल टू स्लीप, ऐसे बहुत सारे सिम्टम मिले जो लगभग लगभग नेगेटिव ही थे। और जब हमारे पास आकर के ये बैठी थी, तब भी इसने डबल मास्क लगाए हुए थे, और बहुत ही मतलब मेरे सीट पे बैठने से भी उसने मुझसे कई बार पूछा कि सर ये सैनिटाइज हैं या नहीं, या ये बहुत हॉस्पिटल में आप जहाँ बैठे हैं यहाँ पे सब कुछ सैनिटाइजेशन हो रहा है प्रॉपर के नहीं। मैंने कहा मैम आप आराम से, आप बैठना चाहते हैं तो बैठे, नहीं तो फिर हम आपको ऐसे भी चेकअप कर सकते हैं। हमने इनके हेयर देखे तो स्कैल्प लगल बगल बहुत ऊपर से जो टॉप ऑफ द हेड था या लगभग लगभग खाली हो गया था। ये एक ऐसा किस्सा था, जब मैं इस केस को देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि जो पैनिक स्टेट थी वो कोविड जाने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों में अभी तक भी बनी हुई है। तो इनको भी ऐसा ही कुछ था, और हम लोग बस इतना इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये अपने सिम्टम्स को बताएं। बहुत देर तक ये खड़ी रही, हमने उनके सिम्टम्स को लिया। अल्टीमेटली ये जब नेक्स्ट विजिट पे आई तो हमारी डोज से इतना ही असर हुआ कि वो एकदम बिना आते ही बिना पूछे उन्होंने अपने आप आराम से सीट पे बैठ गई। तो ये भी होम्योपैथी की एक अच्छी बात है कि अगर आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन भी मिलते हैं कि पेशेंट अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा है, तो भी आपका जो केस है वो बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें इसके लिप्स ड्राई मिले पहली विजिट में, टंग ड्राई, ब्लूइश स्वैलन थे, पल्स 70 थी, थोड़ी वीक थी,
बीपी इनका नॉर्मल था। हमने जो बेसिक सिलेक्शंस लिया, इसकी जो मेडिसिन ली, इसकी ग्रेट प्रोस्ट्रेशन वीकनेस को लेकर के, वर्टाइगो नेगेटिव थॉट्स को लेकर के, डिप्रेशन, टंग ड्राई, ब्लू स्वेलन, पल्स वीक, फेबल। क्योंकि ये जो सिलेक्शंस हैं ये अपने रिपोर्टराइजेशन में नहीं लिए, इसके आधार पर अभी तक जितना भी मैंने इसको आपको ये सब बताया इस केस के बारे में, अगर आप इसमें से कोई भी इसकी मेडिसिन बताना चाहें तो प्लीज टेक्स्ट करें, ताकि हम सब लोग इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बना पाएं और पता लगे कि आप सब लोग इसको ध्यान से सुन रहे थे या नहीं, जो भी आपके दिमाग में मेडिसिन आ रही है। कोई भी जिसके कोई भी दिमाग में मेडिसिन आ रही है अभी तक की बात पे, तो प्लीज चैट में जरूर लिखें, या अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। गुड, आर्सेनिक एल्बम, बहुत अच्छे, डॉक्टर टाउन, एसिड फॉस, और बहुत नजदीक हैं, और जेलसीमियम, गुड, बहुत अच्छे। वीकनेस की अपने आप पे बढ़िया मेडिसिन है। सर कार्बोवेज। कार्बोवेज, बहुत ही बढ़िया सर, बिल्कुल ठीक। जेलसीमियम, प्रियंका, नेट्रम्यूर, बैक्टीशिया, गुड। देखिए फिर से एक बार केस को समझिए। हमारे पास पेशेंट लेकर के आया हेयर फॉलिंग को लेकर के, तो सबसे प्राइम सिम्टम उसका हेयर फॉलिंग है, उसके बाद उसकी वीकनेस है, उसके बाद उसकी एंजाइटी है, उसके बाद बाकी सब चीजें हैं। एसिड फास्ट, डॉक्टर श्वेता, बिल्कुल ठीक। और नाउ मेडिसिन पे काम करते हैं। थैंक यू, आप सब लोगों ने इतना सब मेडिसिन के बारे में बताया। तो शुरू से चलते हैं कि डॉक्टर शामिल यादव ने बोला कि आर्सेनिक एल्बम है, तो आर्सेनिक एल्बम के बाकी सब फीचर्स नहीं मिल रहे थे, इसमें जो वीकनेस थी वो कवर्ड हो रही थी, लेकिन जो वीकनेस इसकी थी वो आफ्टर कोविड थी, एक्यूट वायरल की बात थी, अच्छी बात थी। लेकिन आर्सेनिक की बाकी हमें ना कोई थर्स्ट मिली, ना कोई उसके जैसी फास्टिडियसनेस मिली, ना कोई और सिम्टम्स ऐसे मिले। एसिड फॉस, डॉक्टर सी आर टोंग, बिल्कुल ठीक मेडिसिन है, अच्छी वीकनेस को अच्छे से कवर किया। लेकिन क्योंकि इसमें फॉस्फोरस जैसे कोई भी ऐसे सिम्टम नहीं थे जो एसिड फॉस के मेंटल्स को लेकर के चले। जेलसीनियम, डॉक्टर कल्पना, ये भी एक अच्छी रेमेडी है, लेकिन जो नर्वाइन टॉनिक है, जेलसीनियम अच्छा काम करती है। अगर ऐसे केसेस में हमने 6C में काम किया है तो वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन यहाँ पे हेयर फॉलिंग को भी इंक्लूड करना था, तो इसलिए हमने जेलसीनियम को कट किया। प्रियंका, जेलसीनियम को मैंने जवाब दे दिया। नेट्रम्यूर, बहुत नजदीक है सर, नेट्रम्यूर है, अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि नेट्रम्यूर में एक बहुत प्राइम सिम्टम है कि जो उसकी वीकनेस को लेकर के और जो पोस्ट कोविड को लेकर के और अपने घर फैमिलीज को ध्यान में रखना, ये नेट्रम्यूर का अपना एक खास फीचर है। लेकिन हमें क्योंकि वीकनेस भी कवर करनी थी, इसलिए हमने नेट्रम्यूर को कट किया। व्यक्तिशा, सर मुझे नहीं समझ में आया कि हम इसमें क्यों देंगे। एसिड फॉस, डॉक्टर श्वेता, मैं आपको बता चुका, डॉक्टर टोंग एसिड फॉस के बारे में बता चुका ना। जो मैंने मेडिसिन चूज करी वो थी न्यूरोटिकम एसिडिकम। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो इसकी वीकनेस को भी कवर कर रहा था, जो इसकी हेयर फॉल को भी कवर कर रहा था, या बाकी सब चीजों को, जो सिलेक्शन था। और इसको हमने TDS दिया और वाटर डोजेज में दिया, और पूरे 1 महीने के लिए दिया। हमने ऐसा काम नहीं किया कि हमने एक डोज दी मैंने और वो ठीक हो गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमने इसको पूरे 1 महीने तक चलाया, और बहुत अच्छे से रिकवर। मैंने आपको बताया ना कि जो पहली विजिट में पेशेंट जब आया, तो सेकंड विजिट में ही आकर के हमने देखा कि वो बिना पूछे, बिना किसी सैनिटाइजेशन को पूछे, या बिना ये पूछे कि आज आप कैसे यहाँ पे बैठे हैं, और वो आकर के बैठ गए। उस समय उसका जब सेकंड विजिट में मास्क था, वो भी सिर्फ सिंगल था, तो वहां से उसका थोड़ा फियर भी कम आ रहा था। तो जैसे डॉक्टर CR टोंग या डॉक्टर SP वर्मा सर, बाकी सब लोगों ने जो मेडिसिन बताई, एसिड फॉस, डॉक्टर श्वेता ने एसिड फॉस बताई, और डॉक्टर भटनागर ने नेट्रोम्यूर बनाई, बताइए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ले लो, मतलब एसिड ग्रुप से हमने एसिड को ले लिया, और म्यूर ग्रुप से हम नाइट्रोम्यूर से हमने न्यूरोटिकम को ले लिया, तो
ये एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पे हमारा एसिड भी कवर हो गया और जो सॉल्ट्स हैं वो भी कवर हो गया, तो एसिड म्यूर इस मामले में बहुत अच्छी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्लिनिकली मैंने ये डायग्नोस किया है, और आपको लोगों को मैं एक टिप बता रहा हूँ कि जिन भी लोगों के टेस्ट गायब रहे, मतलब ऐसे लोग थे जिनकी स्मेल गायब रही, जिनके टेस्ट गायब, लेकिन अगर सिर्फ ऐसे कोई पेशेंट मिले जिनकी सिर्फ टेस्ट गायब रहे, तो वहां पे म्यूरिटिक एसिड को जरूर ट्राई करना। आप देखना कि परफेक्टली उसी के सिम्टम मिलेंगे, आपको कुछ और पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो उस कोविड केसेस में अगर उसने कोई और होम्योपैथी का इंटरवेंशन नहीं किया है बीच में कोविड के बाद से, और उस आपको पता लग जाए कि उसके कोविड के सिम्टम में ये सिम्टम था कि उसको लॉस ऑफ टेस्ट था, तो आप म्यूरिटिक एसिड को जरूर जरूर ट्राई करना। तो ये म्यूरिटिक एसिड का एक बहुत ही शानदार केस है, और बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल आजकल जो मिनिमल मिनिमल हेयर लॉस होता है 40 to 50 हेयर फॉल पर डे, बस सिर्फ उसी का है। बाकी अगर आप उनको देखना चाहें, उनको सुनना चाहें, तो आप उनको सुन भी सकते हैं। Sir, there is no volume. तो डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? नहीं? नहीं सर। वॉइस नहीं ओके, है सर। ठीक है, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है ऑलरेडी, सारी का बोरा। और इन्होंने इतना अच्छा टेस्टिमोनियल दिया, मतलब मुझे लगता है कि अभी तक सारे पेशेंटों में सबसे अच्छा टेस्टिमोनियल इसका था, और बहुत ही अच्छा केस था। मतलब मैं, ये आज भी मेरे पास अब तकरीबन हर हफ्ते कोई ना कोई पेशेंट को रेफर करते हैं, और इनको सिर्फ होम्योपैथी की इस म्यूरेटिक एसिड ने इतना ज्यादा रिलीफ दिया कि इनकी जो पर्सनैलिटीज है वो भी चेंज हो गई। अब इनके सोचने का तरीका, बाकी सब चीजों का जो बिहेवियर था वो भी इनका बहुत चेंज हुआ। और ऐसा लगता है कि शायद उनको लगता है कि जैसे कोविड से पहले रह रही थी उससे भी ज्यादा अच्छा अभी रह रही हैं। तो कोविड के जो सिम्टम्स आए हैं, जब भी आपके पास अगर कोई भी पोस्ट कोविड का केस आ जाए, तो मैं बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसके जो कोविड के दौरान की हिस्ट्री जरूर लें। उसको आप पता लगाएं कि उसको एक्चुअली में क्या क्या सिम्टम आए थे, उन्होंने कौन से सिम्टम को कौन सी मेडिसिन से दबाने की कोशिश करी, और उसको फियर कितना था। ये एक बहुत जरूरी है। पोस्ट कोविड एंजाइटी और डिप्रेशन तो अलग, लेकिन बाकी पोस्ट कोविड जितने भी सिम्टम्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि जो उनके कोविड के दौरान उनके साथ क्या हुआ, ये जरूर एक बार जरूर स्टडी कर लें। अगर मैनेजमेंट की बात आई, तो मैनेजमेंट में आपको सोशल सपोर्ट उनको देना पड़ेगा। फिजिकल आइसोलेशन, नॉट सोशल आइसोलेशन। फिजिकली आइसोलेशन हमें देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सोशल आइसोलेशन देना पड़े, ये सब कोविड की कहानी नहीं। एक्सरसाइज मॉडरेटली करें, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, फॉलो अप विद डॉक्टर्स, काउंसलिंग एंड हेल्थ लाइफस्टाइल। इसमें सबसे जो मेन मैंने एक पॉइंट लिखा है, फॉलो विद डॉक्टर्स, ये इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिर्फ आजकल यूट्यूब को डॉक्टर बना लिया है या सोशल मीडिया को डॉक्टर्स बना लिया है। तो मैं सब पेशेंट को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि सोशल मीडिया को डॉक्टर्स ना बनाने की बजाय आप अपने डॉक्टर से मिलें। आप अपने सारे सिम्टम्स डॉक्टर को बताएंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी इन कंपैरिजन टू सोशल मीडिया। सो दैट इज फ्रॉम माय साइड। एक ही केस था, मतलब हैं और भी बहुत सारे केसेस पोस्ट कोविड के, लेकिन क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी का सबसे मार्क्ड केस यही था, और एक ऐसी मेडिसिन से ठीक हुआ जिनको हम लोग जनरली मिस कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी ऐसी मेडिसिन काम नहीं करती और हमें कोई डीप एक्टिंग देनी पड़ेगी ये जरूरी है, या हमें कोई नोसोड देना पड़े। हमें इस केस में किसी और मेडिसिन की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी नहीं। हालांकि मैंने इस केस के लिए सबसे पहले थूजा को भी सोचा, क्योंकि आफ्टर वैक्सीनेशन आ रहा था, आफ्टर वैक्सीनेशन इफेक्ट थे, तो मुझे लगा कि पूजा से स्टार्ट करना चाहिए। फिर मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी और हिस्ट्री लेते हैं। और जो भी हमने क्लिनिकली हमने इस मेडिसिन को ट्राई किया, वो बहुत ही वंडरफुल काम किया। और जहां भी हमें लॉस ऑफ टेस्ट के बारे में पता लगा, हमने म्यूरिटिक एसिड को उसको ज्यादातर सिम्टम्स में इस्तेमाल किया, ज्यादातर सारे सिम्टम कवर कर लेती है। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी, अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो पोस्ट कोविड डिप्रेशन या पोस्ट कोविड केसेस के बारे में, तो प्लीज शेयर करो, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। सर, कोविड के दौरान होम्योपैथी की अच्छी पहचान बनी, नंबर ऑफ पेशेंट भी बहुत आए। आर्सन एल्बम हमने जो है पेशेंटों को दिया, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, लेकिन उसमें हमारे नंबर ऑफ पेशेंट बने और होम्योपैथिक का प्रचार प्रसार भी हुआ। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। और कोई अपनी बात रखना चाहेगा?
सभी लोग मुझे लगता है अपने माइक ऑन कर सकते हैं, हमने अलाउ किया हुआ है। ये ओपन डिस्कशन होने चाहिए हमारे वेबिनार्स और सीएमईज की, तभी फायदे होंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे मेंबर्स हैं बहुत सारे जो हम लोग फिजिकली नहीं मिल पाते, उनके लिए ही हमने वेबिनार रखे हुए हैं। तो ओपन डिस्कशन होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में मैंने भी काफी केसेस देखे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी रिलेटेड, जो कि बार बार, जैसे कि पेशेंट बोलते हैं, बार बार फीवर चेक करना, टेम्परेचर 99 डिग्री चल रहा है या 98.4 हो जाता है, कभी कभी 99 चलता है, और पेशेंट को बार बार ये हैबिचुअल हो जाते हैं, वो बार बार बीपी चेक, अपना जो टेम्परेचर है वो ही चेक करते रहते हैं, और उनको ऐसा, मतलब आई थिंक कि वो साइकोलॉजिकली होता है कि उनको वो फीवरिश फीलिंग भी रहती है बहुत टाइम तक, जिसको लेकर अगर सारे टेस्ट भी कराते तो वो भी नॉर्मल आते। और ऐसे मेरे एक स्टूडेंट था जिसने मुझे कंसल्ट किया, उसको कोविड हुआ, उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, सब ठीक था, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद भी उसने मुझे एक दिन कंसल्ट किया और ये सेड कि मैम मुझे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और पैल्पिटेशन हो जाती है, अचानक होने लग जाती है। तो उस टाइम पे मतलब वो जो फियर फैक्टर था वो ज्यादा प्रोमिनेटिंग उस टाइम पे था, और मैंने उसको सिर्फ एकोनाइट 200 की एक डोज ही दी थी, और उसके बाद वो सिम्टम उसको दोबारा रिअपेयर नहीं हुआ। तो एकोनाइट ने भी फियर के केसेस में बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी टाइम पर कोविड के दौरान, बट पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के टाइम पर भी वो एक फैक्टर रहा है, और एकोनाइट ने भी वहां पर वंडरफुली वर्क किया था, जो कि उससे, मतलब वो इतनी एक्सरसाइज कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसकी डाइट सही थी, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी थी, प्रॉपर योगा चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो सिम्टम तो परसिस्ट कर रहे थे, जहाँ पे एकोनाइट ने बहुत अच्छा काम किया। देन हेयर फॉल के केसेस बहुत आए आफ्टर कोविड, सो उसमें भी एसिड फॉस ने भी मुझे इस तरह के केसेस में बहुत हेल्प किया है वहां पर। और बाकी जो हमारी इंडिविजुअलाइज जो भी रेमेडीज हैं वो डेफिनेटली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में हमें बहुत हेल्प करती है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसे ही कनेक्टेड रहें और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का सहयोग करते रहें, और जो भी आपको लगता है कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन को करना चाहिए, आप लोग प्लीज हमें बताते रहें। हम लोगों के जो वेबिनार हैं वो सेकंड संडे को रात को 9 बजे हो रहे हैं, और जो सीएमई जो फिजिकल सीएमई है वो लास्ट संडे को 3 से 5 बजे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, चांदनी चौक, दिल्ली में होती है। तो जब भी कभी आपको लगे कि हमें दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में और कुछ जानना है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं उस पर आप बात कर सकते हैं, या dhmdelhi@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, जो वेबसाइट है वो ऑलमोस्ट सब रेडी हो गया है, जो बीच में ग्लिचेस आ रहे थे वो भी सब कवर हो गए। 2 या 3 दिन के अंदर हम सब लोग एक नई वेबसाइट को मतलब नए रूप में मिलेंगे। जिनकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है उन सबकी वैसी आईडी बनी रहेगी, उनके जो पासवर्ड हैं उनको सबको अगर चेंज होंगे तो हम लोग ईमेल कर देंगे, वरना मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि उनके पासवर्ड भी वही के वही रहे जो उन्होंने अपने बनाए थे। और जैसे ही वो हो जाती है तो फिर उसके बाद जो भी नए मेंबर्स आए थे पिछले 2 या 3 महीनों के अंदर, हम लोग उनको जल्दी से सर्टिफिकेट, 15 तारीख तक मेरी कोशिश है कि मैं उन सब लोगों की सर्टिफिकेट ग्रुप पे भेज दूँ या उनको ईमेल कर दूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर श्वेता आप प्लीज वोट ऑफ थैंक्स दे दीजिए। सर, सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग अप विद सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड फॉर योर इंसाइट्स इनटू इट। मैं सभी जो भी हमारे व्यूअर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए उन सबका भी धन्यवाद करती हूँ, और उनके हमेशा जो कांस्टेंट सपोर्ट कर रहे हैं और वेबिनार्स ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए, और मैं अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव टीम का भी थैंक यू करती हूँ, बिकॉज उनके बिना ये जो वेबिनार्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं या सीएमई ऑर्गेनाइज करते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू डॉक्टर श्वेता, थैंक यू डॉक्टर कलमा, थैंक यू डॉक्टर वाई सिंह, थैंक यू डॉक्टर एस टी वर्मा सर, थैंक यू डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर अशोक मदान सर, थैंक यू सो मच। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि बस सभी लोग हर तरीके की बीमारी से बचे रहें और सब लोगों को बचाते रहें, यही हमारा उद्देश्य है बस। डॉक्टर वाई सिंह सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? मैं यही कहूंगा कि आज
इस टॉपिक की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कोविड के बाद में आपने जो बताया है ये बहुत बहुत केस आ रहे हैं, जी तो इसके इस तरह के सॉल्यूशन की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है हमारे डॉक्टर्स को बहुत फायदा मिलेगा। और अपने मेंटल सिम्टम्स लेकर के, फिजिकल सिम्टम्स लेकर के वो ट्रीटमेंट करें, और कहीं जरूरत पड़े तो डॉक्टर दीपक शर्मा को कंसल्ट भी कर सकते हैं, आपस में हम आपस में बात कर सकते हैं। और अच्छा है, कोविड में के बाद की इफेक्ट्स को हम दूर करें, मरीजों की सेवा करें। तो आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा, और DHMA के हमारा सारा कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है डॉक्टर श्वेता सिंह के मार्गदर्शन में। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हमने जो DHMA का ग्रुप बनाया हुआ है वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है ताकि हम लोग ऐसे डिस्कशन कर सकें। और मैं तो चाहता हूँ कि सभी लोग अपने अपने केसेस को डिस्कशन करो, जहाँ भी कोई फंस रहा है तो वो प्लीज एक दूसरे से शेयर करेंगे। क्योंकि आज जैसे म्यूरिटिक एसिड के ऊपर बात हुई, तो म्यूरिटिक एसिड बहुत सारे लोगों को, मैं जब पढ़ा रहा था अभी पिछले कुछ दिनों पहले भी, तो भी बहुत सारे लोगों को म्यूरिटिक एसिड के इफेक्ट के बारे में नहीं पता था। इवन मैंने भी अभी आपको बताया कि मुझे खुद भी कंफ्यूजन थी कि सिर्फ मैं म्यूरिटिक एसिड पे जाऊं या कोई इंटरकरेंट मेडिसिन का रोल उसका यूज करूं। लेकिन मैंने बस उसको थोड़ा सा फेथ में लिया और एसिड, म्यूरिटिकम एसिड को ही सिर्फ सिंगल पे रखा, और उसी से ही वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडीज हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ एक ही मेडिसिन काम करेगी या हमें किसी एक ही पर्टिकुलर सिम्टम पे काम करना है। रेयर मेडिसिन भी बहुत अच्छा सा काम करती हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू आपका। और भी थैंक यू कोई सर, अगर थैंक कुछ यू। कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज शेयर कर सकता है, या मुझसे मेंबर वाले ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे पूछना चाहे तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। डॉक्टर भटनागर, आप कुछ कर दे सर। सर थैंक यू वेरी मच। सर मैंने अपने थैंक यू। केसेस के अंदर जो भी हमने देखा है उसके अंदर मैंने कई पेशेंट्स में कालीफॉस का बहुत अच्छा रोल देखा है। न्यूरोस्थेनिया, नर्वस वीकनेस, कंफ्यूजन, जी क्लाउडिंग, नया वर्ड आया है, क्लाउडिंग ऑफ थॉट्स। जी इसके अंदर कालीफॉस हमने बहुत यूज करे हैं, एंड देयर इज अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ इट। जी सर। कालीफॉस 6 इट वाज अ गुड रिजल्ट। सर पैसिफ्लोरा, कालीफॉस, पैसिफ्लोरा कालीफॉस आपने जनरली कौन सी पोटेंसीज में यूज करी सर? 6x में सर, 6x में ना? ठीक 6x है। में, यस। पैसिफ्लोरा भी, पैसिफ्लोरा, कालीफॉस, एंड वन मोर मेडिसिन है काली आर्स भी, इवन वी हैव यूज्ड इन दीज जी केसेस जहां पे भी हमें मेंटल सिम्टम्स ज्यादा मिले जी अलोंग विद द लंग सिम्टम, वहां पर हमने इन सर, तीनों यहाँ पे मेडिकेशन। यहाँ जी यहाँ पे मेरा एक एडिशन है कि जिन लोगों ने कालीफॉस को ऐसे केसेस में यूज किया है, इस बार कालीफॉस 12C को यूज करके देखिएगा। 12C। हाँ जी। आप ओके। देखेंगे कि अगर कालीफॉस 6x को हमने सुबह दोपहर शाम 15 दिन तक दी, तो कालीफॉस 12C को आप सिर्फ 3 या 4 दिन के अंदर ही वो रिजल्ट देख लेंगे। ओके ओके जी। ओके, तो दैट्स गुड। हमें हर एक पोटेंसीज के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। और हमें बिल्कुल बिल्कुल। हर एक की इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। आज भी मेरे एक फार्मेसी के इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर था, वहाँ भी मैंने वहाँ पे ये रिक्वेस्ट करी कि हमेशा चाहिए कि जो हमारी फार्मेसीज हैं वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और जो पोटेंसीज हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। मार्केट में बहुत बिल्कुल कम पोटेंसीज होने की वजह से हमारा स्कोप भी थोड़ा लिमिटेड हो गया है। लिमिटेड हो तो गया। हाँ, तो आप इस बार कालीफॉस 12C को सर यूज करिएगा, मुझे जरूर लगता है सर, दो या जरूर। तीन दिन देने में ही काफी रिजल्ट आ जाएंगे। आई विल सर, आई विल। इसमें इसमें कि मैं फार्मेसी की कमी नहीं है, इसमें क्या है, डिमांड की कमी है। कि जब हाँ हम सर, ये भी डिमांड हो सकता करेंगे है किसी जी। पोटेंसी की, तो जी जी फार्मेसी जी वाले आगे मैन्युफैक्चरर को भेजेंगे, और तब वो जी पोटेंसी बनेगी। लेकिन होता जी। क्या है कि डिमांड ही नहीं जाती है, तो वो हाँ, पोटेंसी हाँ कम डिमांड। सर। है, सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 12C मांगता ही नहीं कोई। जी मांगता सर, नहीं एक्चुअली है। हमने ये करके देखा था। हमने 3 या 4 फार्मेसीज को ऐसा कहा कि भाई 12C हमें चाहिए, आप हमें जो भी कॉस्ट आपकी पड़ेगी वो हमें बता दो। तो उन्होंने हमें सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि सर देखो, आप हम सिंगल तो नहीं बना सकते। तो फिर हमें कुछ ऐसी कंपनीज को अप्रोच करना पड़ा जहाँ वो सिंगल मेडिसिन ही बना रहे हैं बस। तो हाँ, ये फार्मेसी वालों को ये सोचना चाहिए कि अगर वो 12C को मार्केट में ले आएंगे या अवेलेबल कराएंगे, हमें बताएंगे, तो जरूर हम लोग काम करेंगे। जैसे बहुत सारी फार्मेसीज की बुकलेट आती हैं, तो उसमें ये लिखा होता है कि फार्मेसी की मतलब कौन सी मेडिसिन अवेलेबल उनकी कौन सी पोटेंसी में है या नहीं। तो अगर वो 12C पे टिक कर देंगे तो जरूर जो लोग चाहे 2 लोग देखेंगे वो करेंगे जरूर। हमने ऑलरेडी फार्मेसी से भी कहा हुआ है सर। सर पहले इसमें जैसे मेरे अभी कैलकाटा की जो आती थी ना सर, वो हाँ स्पेशली बनाते थे वो लोग। जी जी जी। पहले की कैलकाटा की जो कंपनीज थी वो बना लेती थी। अब ये बड़ी हाँ बड़ी जी कंपनीज है सर, ये लोग बनाते नहीं है आजकल। ये बड़ी जी। प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो इसमें ये है मेरे सर। एक बात और कह रहा था कि सन 80 के दशक तक जो है ना, जी हम जो पोटेंसी मांगते थे जी हम्म। वो मिल जाती थी, 6 हो मिल या जाती। 12 हो या 30 या 200C, ये जो है मिल जाती थी। जी लेकिन हुआ क्या कि 80 के बाद में, 80 से पहले क्या था, बड़ी पैकिंग आती थी और उसमें से लूज पैकिंग करके देते थे।
लेकिन जी। 80 के दशक के बाद में क्या हुआ, 30 ml की सील्ड पैकिंग आने लगी, जी। फिर सारी बिल्कुल। कंपनियों को वो करना पड़ा। तो वो हाँ। SPL इसका का हो जाएगा। इसका फिर हमने ये दिमाग लगाया कि इससे पहले जो पोटेंसी अवेलेबल होती थी वो एक्चुअली होती नहीं थी। हमने 6 मांगी, उन्होंने 6 लिख के दे दिया, जी हमने जी 12 जी। मांगी, 12 लिख के दे दिया। लेकिन जब हम्म, सील्ड मेडिसिन आने लग गई तो फिर उसमें वो हेरा फेरी नहीं चली। बिल्कुल। तो अब जो है इसलिए पोटेंसी नहीं मिलती है, जी। और डिमांड भी नहीं है, डिमांड नहीं है। ऐसी सर डिमांड डेसिमल स्केल की जो 1200 एक्सपोनेंसी है, उनका बहुत ही लाजवाब एक्शन है। मतलब कभी भी आपने जैसे बॉयल में या बाकी एब्सेस में कभी सिलिशिया 6x को दीजिए और उसकी जगह सिर्फ सिलिशिया 200x को दीजिए, बिल्कुल एकदम मतलब अस्थमा के केसेस में नेट्रमसर 200x को आंख नीचे करके दे दीजिए, काम करेंगे। लेकिन मिलती नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि मिलेंगी नहीं। मिलेंगे नहीं ये आपको, सही। हाँ। ये पोटेंसी स्वाबे जर्मनी बनाती है, लेकिन स्वाबे नहीं जर्मनी सर, की मेडिसिन आ रही है। नहीं सर, नहीं बनाती। स्वाबे जर्मनी 200x बनाती है, सर मैं लेकिन कल स्वाबे पता जर्मनी करूंगा। की मिल नहीं रही, स्वाबे मिल नहीं जर्मनी की रही, नहीं हाँ, मिल रही, शॉप जर्मन की मिल नहीं रही जी। नहीं मिल रही है, मिल नहीं हाँ। रही। तो ठीक वही है है ना, सर। डीलर्स मंगवाते नहीं है। यस जी। यस। हाँ मंगवाते नहीं है। नहीं, स्वाबे जर्मनी का तो क्या हुआ, जब से स्वाबे इंडिया ने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, इसने उसको डुबो दिया, उसको अपनी अपनी चलाने के चक्कर में। जी। बिल्कुल। पहले पहले जर्मन होम्योपैथिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास थी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दरियागंज में, जब तो सारी मेडिसिन मिलती थी। लेकिन जब से WSI ने लिया अपने हाथ में, अब ये उस पर काम करता ही नहीं बिल्कुल। अब रैक वेक इसलिए आ ठीक गया है। है। ठीक है सर, ये तो एक अलग ऐसा टॉपिक है, ये तो नहीं ये ये तो चलता ही ऐसा, रहता ये है। तो हाँ। मीटिंग के बाद ही हमारी आपस की हाँ। बातें थी खुली। जी जी जी। जी। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू और सर, थैंक यू। हाँ जी, और सभी लोग जो भी अगर किसी भी प्रकार के DHMA के लिए कोई भी आपको प्लीज कोई भी सजेशंस हो, तो मुझे डॉक्टर श्वेता को कभी भी किसी को भी भेजिए आप प्लीज। DHMA को आगे बढ़ाइए, आप ही सब लोगों के हाथ में है सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर श्वेता। Sir, we would like to honor you with an appreciation certificate. Please allow me to share. थैंक यू डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो सब अपना ही है। नहीं थैंक यू सर, सो मच। प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू। सो थैंक यू सो मच। मीटिंग एंड करेंगे जी।